हाँ, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, भेषज कल्पना की। तो भेषज कल्पना में अब तक अपन ने जो पढ़ाया थोड़ा बहुत उससे पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, औषध की और भेषज की परिभाषा बता दो मेरे को। भेषज रोग जयति भेषम रोग जयति इति भेषजम। जो रोगों के भय को दूर करे वो तो भेषज है। और औष धातु से बना हुआ औषधि जो है वो व्याधि को दूर करता है। ठीक है, अच्छा, जो अपने आधारभूत सिद्धांत हैं उनके जो है पॉइंट्स बता दो, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं आधारभूत सिद्धांत में। परिभाषा एवं मान, अनुक्त विशेषोक्त ग्रहण, औषधि औषधि की विशिष्टता, द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, और पंच कषाय कल्पना, संस्कार और औषध युगों का नामकरण। वेरी गुड। आज बाकी कहाँ गए, और भी तो लेते थे क्लास तुम्हारे साथ वाली। अभी भी क्या फ्रेशर, अब तो हो आ गए फ्री। और सही में तुम लोगों के फिर भी इतने काम नहीं थे, तुम लोगों के तो ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ उन्होंने ही किया, टेंट वालों ने, इन्होंने ही सारे काम। चलो कोई नहीं, वैसे भी करो, एक दिन और एंजॉय कर लो, लेकिन अब पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है ना। अच्छा, मान पढ़े तुम लोगों ने, तुमने मान याद किया? अच्छा, बोलो। मैंने जब पढ़ाई की है। हम्म, हाँ, बोलो। वापस नहीं किए क्या रिवाइज? वैसे तो देखो, मान का जो क्वेश्चन है ना आते हैं, मान चैप्टर से आते हैं, तो वो उसमें आते हैं, जैसे कि अपन ने वो नियम वगैरह पढ़े थे ना, शुष्क एवं द्रव्य ग्रहण नियम वगैरह। ठीक है, चतुर्गुण नियम, जो शारंगधर के चतुर्गुण नियम का श्लोक सुना दो, वो तो याद होगा। माश बलवाक्ष वाला वो। मान संकाक्ष बिलवानी पूर्व प्रस्तमार्डकम राशि कोणि खादितुति इतोत्तर चतुर्गुणम। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2 नंबर में बहुत पूछता अपने आ रही है राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर में। तो आज अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखो ये जो टॉपिक चल रहा है ना, सही बताओ ना, बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है मुझे तो, बट फिर भी तुम्हें पढ़ाने तो है ही। तो औषध द्रव्यों का आज का अपने टॉपिक है, औषध द्रव्यों के संग्रह, संचय, संरक्षण की विधियां और नियम, प्राचीन और आधुनिक मतानुसार सहवीर्यता अवधि का सिद्धांत। ये पिछले 1-2 साल से बहुत पूछा जाने लग गया, सहवीर्यता अवधि वाला 10 नंबर में आता है। इसके साथ एक आध और क्वेश्चन छोटे मोटे ऐड करके फिर जो है ये बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो सहवीर्यता अवधि वाली जो है, इन जनरल आपको ज्यादातर द्रव्यों की याद हो ही जाएगी। कैसे? चूर्ण होता है, अगर पैक्ड है तो 6 महीने तक सही रहता है। ठीक है, आशा वरिष्ठ है, वो जितने पुराने होंगे उतने अच्छे होते हैं। ठीक है, वटी होती है वो 3 से 5 साल तक सही रहती है, रसौषधि होती है 10 साल तक सही रहती है। ठीक है, तो ये सब सहवीर्यता अवधि मतलब एक्सपायरी डेट इनकी सबकी कुछ ना कुछ होती है। जैसे अवले है, तो तुम्हें पता है च्यवनप्राश तुम खरीद के लाते हो तो कितने साल लिख रखे थे, 1 साल लिख रखी होती है उसमें। तो 2 साल लिख रखी होती है कुछ कुछ में। तो आंवले है जो कल्पना है, वो 1 साल से 2 साल तक वो एक्सपायरी डेट होती है उसकी। तो वो सहवीर्यता अवधि वाला क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है 10 नंबर में, ये याद रखने वाली बात है। अनुपान टॉपिक है, 5 नंबर का, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अनुपान की परिभाषा 2 नंबर में पूछ ली जाती है, या फिर अनुपान की डिटेल्स 5 नंबर लायक जो है पूछ ली जाती है। औषध सेवन काल, ये तुमको अष्टांग वाला श्लोक याद है क्या? कफोद्रेके गदे अननम बलिनो रोग रोगिणे अन्नादो विगुणे पाने, वो वाला। हमें तो हिंदी में याद किया था उस तुम्हारे टाइम पे मनोज सर नहीं थे क्या? क्लास में। ये नुकसान हो गया उन्होंने उनका। तो पढ़ाया ढंग से, थोड़े से चैप्टर पढ़ाए थे उनके, उसमें हाँ, तो बोला कुछ उनके नहीं बच्चे। होने का नुकसान हुआ तुम्हें, हमें तो वो रटा दिया था उन्होंने श्लोक। हमें तो क्लास में एक एक बच्चे से सुनाता था, हमें तो याद करना पड़ा था, वो बहुत काम में आता है।
एक्चुअली क्या है, औषध सेवन काल सबके लगभग सिमिलर है, बट अष्टांग का जो वो श्लोक है ना, सबसे इजी पड़ता है। 10 लाइन का वो श्लोक याद कर लो तो किस रोग की या किस दोष की दृष्टि में अपन कौन से काल में देते हैं। जैसे उसमें है कफोद्रेके गदे अनन्नम, कि कफ का उद्वेग हो रहा हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो उसमें क्या है, गदे अनन्नम, इस प्रकार के रोग में जो है भूखे पेट जो है दवाई लेनी चाहिए। ऐसे वो अन्नादऊ विगुणे अपाने, कि अपान की विगुणता होने पर खाना खाने से पहले, खाना खाने से जस्ट पहले जो है मेडिसिन लेनी चाहिए। समाने मध्य इष्यते, कि समान वायु की दृष्टि हो तो वो खाने के बीच में लेना चाहिए। इस तरह से उसमें बहुत इजी वे में जो है ना बता रखा है विद रोग। ठीक है, अष्टांग में इससे जस्ट एक श्लोक पहले सारे दश औषध काल है ना, ये 2 लाइन के श्लोक में बता रखे हैं, लेकिन किस रोग में देते हैं वो फिर आगे एक्सप्लेन कर रखा है। कौन सा अष्टांग सूत्र 13 में है शायद, 12 या 13 में एंड में, तो वो देख लेना, वो याद हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो वही लिख के आया था, बाकी चरक वाला यहाँ पे चलता है मेनली रेफरेंस। ठीक है, तो देखना। अच्छा, अपन अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। औषध द्रव्य संग्रहण एवं भेषजागार। भेषजागार मतलब जहाँ पे अपन स्टोर वगैरह करते हैं ना, उसको बोलते हैं भेषजागार। तो संग्रह की गई औषधियों को छाया शुष्क करना चाहिए, कि भाई जो भी अपन ने औषधियां कलेक्ट की हैं उनको छाया में सुखाना चाहिए, धूप में नहीं। क्योंकि सुगंधित द्रव्यों को धूप में सुखाने से उनकी सुगंध नष्ट होकर अल्प गुण वाली हो जाती है। अतः द्रव्यों के अनुसार किसी को छाया शुष्क और किसी को सामान्य धूप में सुखाकर उनका संरक्षण किया जाता है। मतलब किस चीज को अपन को छाया में सुखाना है, किसको धूप में सुखाना है, वो उसका निश्चय अपन द्रव्य के अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि अगर कोई सुगंधित द्रव्य जैसे थात की पुष्प वगैरह है, या फिर किसी प्लांट का जो फ्लावर पार्ट है, तो उनको तो आपको कैसे छाया शुष्क करना पड़ेगा। या फिर मूल वगैरह है किसी की, तो अपन को उसको धूप में सुखाना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग या द्रव्य के अकॉर्डिंग या प्रयोज्यांक के अकॉर्डिंग जो है अपन को उसको सुखाना चाहिए। औषधियों में थोड़ी आर्द्रता यदि यह रह जाए तो उनमें फफूंद या दुर्गंध उत्पन्न होने के खराब होने लग जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपन सुखाएं क्यों मेडिसिन को स्टोर करने के लिए। तो वो इसलिए कि अगर थोड़ा भी गीलापन रहता है, नमी रहती है, तो नमी में क्या होते हैं, फंगल ग्रोथ या फिर कोई भी जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है बैक्टीरिया वगैरह इनकी होने की संभावना रहती है। अगर वो उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे, वो खराब करेंगे चीज को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फफूंद या दुर्गंध से जो है बचाने के लिए जो है अपन को उसको शुष्क करना जरूरी है। चरक, सुश्रुत एवं शारंगधर ने औषधियों के संरक्षण के लिए भेषजाकार का उल्लेख किया है। ठीक है, कि भाई भेषजाकार को जो है अपन को बनाना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो अपन अब देखेंगे। अर्थात औषधियों का आहरण और संग्रह, आहरण कर मतलब आहरण मतलब उसको निकालना। ठीक है, सहमूल निकालना। तो आहरण कर जो है उसका संग्रहण किया जाता है, फिर धूप में या छाया में सुखाकर नमी के दूर हो जाने पर औषधियों को गुणानुरूप पात्रों में धूपन करके औषध रखकर पिधान लगाकर मुख को बंद कर दिया जाता था। भाई ये बता रहे हैं कि पहले उसको औषध को कैसे स्टोर किया जाता था। मान लो आपको कोई औषध स्टोर करनी है, एग्जांपल के लिए शंख पुष्पी। शंख पुष्पी की क्या है, छोटी छोटी से जो है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्षुप टाइप, वो छोटा सा होता है वो एकदम, बिल्कुल नीचे जमीन पर ही सरकता रहता है वो। तो उसका जो है सहमूल उसको निकाल दिया, शंख पुष्पी को आहरण कर लिया, मतलब उखाड़ लिया। अब उखाड़ने के बाद क्या किया, उसको जो भी है छाया में या धूप में सुखा दिया। सूखने के बाद है उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि अगर आपको हरित की विपरीत के अमल, जैसे त्रिफला को अगर आपको जो है प्रिजर्व करना तो लोहे के पात्र में श्रेष्ठ रहता है, ऐसे किसी को मृतिका पात्र में सेव करना श्रेष्ठ रहता है। तो उनके गुण के अनुरूप पात्रों में जो है उसको रखना चाहिए। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कोई पात्र उठाया सालों से पड़ा पड़ा है एक जगह भगोना, उसमें डाल दिया सब कुछ, नहीं। पहले उसका धूपन वगैरह करते हैं। उसको धूपन क्यों करते हैं, ताकि वो डिटॉक्सिफाइड हो जाए, उसमें किसी तरह का जो है बैक्टीरियल वगैरह किसी तरह की अदर टाइप की फंगल ग्रोथ नहीं हो। तो ऐसा डिटॉक्सिफाइड या डिसइंफेक्ट करके उसको फिर उसमें स्टोर करनी चाहिए मेडिसिन। ठीक है, वही यहाँ पे बता रखा है। अब स्टोर करने के लिए क्या किया, उसमें डाल दिया आपने पात्र में, फिर उस पात्र को अच्छी प्रकार से पिधान यानी ढक्कन से ढक देना चाहिए, और फिर उसको सील पैक कर देना चाहिए। अब जैसे आप मार्केट से कोई भी मेडिसिन वगैरह खरीदते हो, तो वो सील पैक आती है कि नहीं। जैसे आपने कोई भी मेडिसिन हो, वो अच्छे प्रकार से सील पैक आती है। क्यों, क्योंकि अगर सील नहीं होगी उसमें, तो कभी मॉइस्चर एनवायरनमेंट होगा, तो अंदर मॉइस्चर तो जाएगा ही खुले पात्र में, तो और फिर वो मेडिसिन को खराब कर देगा। इसलिए जो है सील पैक होनी चाहिए। भैषजाकार यानी संरक्षण कक्ष का द्वार पूर्व या उत्तर दिशा वाला, ये तो ज्यादातर आप जो जगह आपको यही मिलेगा। श्रेष्ठ दिशाएं पूर्व और उत्तर ही बताइए, शुभ दिशाएं तो
जो संरक्षण कक्ष का द्वार है वो पूर्व और उत्तर दिशा में हो, तीव्र वायु प्रवाह प्रवेश रहित होता हो, यानी कि उसमें ऐसा नहीं हो कि एकदम से तेज सीधे वायु जाए, ठीक है, तीव्र वायु प्रवाह नहीं हो, और आवागमन हेतु छोटी छोटी खिड़कियां बनी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, उसमें झरोके होने चाहिए ताकि उससे रोशनी आ सके, उससे थोड़ी बहुत हवा आ सके, ठीक है। जिस घर में निरंतर पुष्प, उपहार, बलिकर्म होता हो तथा अग्नि, जल, उपस्वेद, धुआं, धूल, चूल्हा, ठीक है, पशुओं का सीधा संपर्क नहीं होता हो, चूहा है यहाँ पे, चूल्हा नहीं, चूहा, और पशुओं का सीधा संपर्क नहीं होता हो, उस घर में औषधियों को भली प्रकार से ढककर दीवार लगी खूंटियों पर लगाया लटकाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसने वर्णन कर रखा है बेशिजाकार का कि कैसा होना चाहिए, अंदर से उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसका जो मेन डोर है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, ठीक है। जो एरिया है वो साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार के जो भी जानवर हैं जैसे चूहा वगैरह है उनसे जो है वहां उपस्थित नहीं होने चाहिए, अन्य पशुएं डायरेक्ट वहां प्रवेश नहीं करने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से औषधियों को संग्रहण करके और औषधियों के गुण सुरक्षित रखने चाहिए, ठीक है। ये सब यहाँ पे बता रखा है। ये तो हो गई पुराने जमाने की बात कि पहले ऐसे कलेक्शन करते थे। अब आज के जमाने में क्या करते हैं कि आधुनिक समय में औषधियों को संरक्षण के लिए जीएमपी के नियमानुसार सीमेंट से निर्मित वायु व ताप नियंत्रित भेषजागार का निर्माण किया जाता है। अब तो क्या क्या है, सीमेंटेड होते हैं मकान वगैरह जो भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने वेयर हाउस वगैरह देखे हैं, बिल्कुल वेयर हाउस की तरह ही होते हैं आजकल, ठीक है। एकदम सीमेंटेड अच्छी प्रकार से मकान टाइप होता है, उसमें वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर चैनल्स होते हैं, प्रॉपर वो जो अपने बोलते हैं ना वेंटिलेटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रखना होता है, वहाँ एसी लगे हुए होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से जो है टेम्परेचर, वायु व ताप को नियंत्रित करने वाले जो है वेशजागार होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बता रखा है आजकल वेशजागार के लिए 20 बाई 20 फीट के बड़े बड़े कमरे जिनकी छतें 15 फीट ऊंची हो, इस जिससे वातावरण प्रभावित ना पड़े, ठीक है। कमरे में अनेक खिड़कियां बनी होनी चाहिए, इस प्रकार की जो है रूम होना चाहिए जहाँ पे आपको मेडिसिन को प्रिजर्व रखना है, जिससे हवा व सूर्य का प्रकाश जो है उसका आवागमन भी होता रहे और सीधा भी नहीं पड़े, इस तरह का, ठीक है। इस भवन में वातानुकूल एसी और प्रकाश की व्यवस्था तथा दरवाजे मजबूत कुंदी वाले होने चाहिए। मजबूत कुंदी वाले क्यों? वो एक तरह से जैसे कोई चोरी वगैरह नहीं हो, कोई जैव जानवर खोल के और अंदर ना प्रवेश कर जाए तोड़ के, तो इसलिए जो है मजबूत कुंदी होनी चाहिए, ठीक है। प्रकाश की या सूर्य की जो है सनलाइट की जो है प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, अंदर आने की हवा भी प्रॉपर आ सके इसके लिए थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। बस डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो इस टाइप का होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्श जो है कोटा स्टोन का या चिप्स का जो है मजबूत होना चाहिए, इस तरह का इसका फर्श होना चाहिए। ये सारे किस तरह मकान होना चाहिए, किस तरह का जो है अपना औषध संग्रहण का रूम होना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। फिर अपन आगे बात करें आधुनिक सुविधानुसार पंखे, बिजली, पानी आदि की फिटिंग कुशल इलेक्ट्रीशियन या सीवेज की जो है ज्ञाता उसके द्वारा करानी चाहिए, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन या चिमनी की व्यवस्था से युक्त होना चाहिए, वर्षा आंधी के दुष्प्रभाव से बचा रहे ताकि, ठीक है। इसके अलावा भवन में औषधियों के संग्रहण व संरक्षण के लिए चीनी मिट्टी के पात्र, ठीक है, जो चीनी मिट्टी के पात्र होते हैं ना वो, उसके अलावा कांच, लोहे के पात्र, स्टील के पात्र, प्लास्टिक के पात्र, ये सबको जो है व्यवस्थित रखने के लिए अलमारियों के जो है रैक वगैरह होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें एक बार पढ़ोगे ना आपको आधी से ज्यादा चीजें याद रह जाएंगी। हाँ भाई इसमें ऐसा होना चाहिए मकान, उसके अंदर का रूम ऐसा होना चाहिए, रूम के अंदर का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, अलमारी ऐसी होनी चाहिए, उसमें जो है पात्र इस साइज के होने चाहिए, इस मटेरियल के होने चाहिए। ये सब चीजें जो है यहाँ पे अपन को ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। औषधियों को बड़े बड़े लोहे के ड्रमों में भरकर ढक्कन लगाकर औषधि के औषधि द्रव्य का नाम लिखकर संरक्षण करना चाहिए। अब आपके पास सेम टाइप के जो है ड्रम है तीन चार, आप उसमें आपने द्रव्य रख रखे हैं, अब आपने उस पर चिट्ठी नहीं लगाई है कौन सा द्रव्य है, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ भाई इसमें सीतोप्लादी रखा था, इसमें तालिसादी रखा था। अब दोनों दिखने में तो एक जैसे से लगते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में सीता ज्यादा होती है तो वो दिखने में एक जैसे से होते हैं, ठीक है। तो दोनों को पहचानने में अब कई बार क्या होता है स्मेल से पता लग जाता है, लेकिन जिनको नहीं लगे फिर उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि भाई जिस ड्रम में आप जो सी औषधि रखो उस ड्रम के ऊपर आप एक चिट चिपका दो भाई कि हाँ ये इस द्रव्य का है, ठीक है।
स्टैंप लगा दो। फिर ताजा औषध द्रव्यों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृह, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। अब क्या होता है, ठंड से उनका जो डिजनरेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब आपके पास जैसे ब्लड बैंक वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, एकदम लो टेम्परेचर पे ब्लड को प्रिजर्व रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाल के। ठीक है, उससे क्या है, थोड़े लंबे टाइम तक, कई बार 3-4 महीने तक जो है वो ब्लड सही रहता है, और उसको आप जो है फिर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वैश्यागार पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, निरंतर साफ सफाई वहां पे बनी रहनी चाहिए। कर्मचारियों को भवन के अंदर जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए भाई। कोई शू वगैरह के साथ जो है गंदगियां आ जाती है, गंदगी से क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह ये सब के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है जूते पहनकर अंदर प्रवेश ना करें। वैश्यागार की छत एवं दीवारों का मजबूत निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि भवन जो है उसमें सीलन वगैरह नहीं है। इस प्रकार से जो है बता रखें। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रिजर्वेटिव्स की बात कर दी कि भाई प्रिजर्वेटिव्स डाले होने चाहिए। जैसे पुराने जमाने में क्या था, अलग अलग द्रव्यों के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव होते थे। जैसे शुंठी के लिए प्रिजर्वेटिव क्या बता रखा है, चूर्णोदक, कि चूर्णोदक था, एक कट जैसे पात्र में चूर्णोदक भर रखा है, उसमें जो है सौंठ को डाल दिया ताकि उसमें प्रिजर्व रहे। पारसिक यवानी चूर्णोदक में संग्रह संरक्षण द्रव्य है, उसका प्रिजर्वेटिव है। चावल, चावल किसमें है, चूना मिलाकर रखना चाहिए चावल को। ठीक है, ऐसे ही वत्सनाभ श्रृंगिक, तो इनको क्या है, गोमूत्र या काशीस द्रव डालकर जो है सुखाने व इनमें डालना चाहिए, या फिर तेल का जो है लेप करना चाहिए। ठीक है, पिपली, मरीच, छोटी हरड़, इनको जो है कोयला व तेल से लिप्त करके रखना चाहिए। कुटकी को मिट्टी का लेप करके 7 दिन तक रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो है तुत्थ या काशीस या टंकण, इनको कांच के पात्र में बंद करके रखना चाहिए। हरितकी को सुखाकर रखना चाहिए, हरित हरड़ को बिल्कुल ड्राई करके रखना चाहिए। ठीक है, हरिद्रा, अतिविषा, निषोध, दंती मूल, ये क्या है, रस पुष्प के जो है खोल के साथ से प्रक्षालन करके जो है इनको टंकण मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है, रसदार शुष्क द्रव्य जैसे द्राक्षा, अंजीर आदि का संरक्षण किसमें करना चाहिए, बोरी या कपड़े के बैग में इनको रखना चाहिए। ठीक है, शुष्क मूलकंद, सौंफ, हरिद्रा, अतीस, इनको क्या है, टिन के पात्र में रखना चाहिए। ऐसा नहीं, यानी टिन के पात्र में इनका प्रिजर्वेशन करना चाहिए, इनको संरक्षित रखना चाहिए। गंध द्रव्य जैसे कि सौंफ, लवंग आदि को कांच के ढक्कन युक्त पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, शीर युक्त मूल जैसे कि त्रिव्रत मूल, दंती मूल, इनको छीके पर लटका कर रखना चाहिए। ठीक है, और सरस द्रव्य जैसे लक्ष्मणा, शतावरी वगैरह है, इनको खुले स्थान में रखना चाहिए। इस तरह से जो है संरक्षण द्रव्य, संरक्षण स्थान जो है बता रखे कुछ द्रव्यों के। जितनों के याद हो जाए उतने अच्छे हैं, सिंपल है, एक बार आप एक आध बार पढ़ोगे ना, धीरे धीरे करके आपको याद रहने लग जाएंगे। ठीक है तो ये अपने क्या हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए आयुर्वेद वाले। ठीक है, फिर और आयुर्वेद औषधीय योगों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। संरक्षण क्यों जरूरी है, ताकि आप ज्यादा लंबे टाइम तक उस मेडिसिन का प्रयोग कर सको। ठीक है, द्रव्य औषधियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो है प्राय गाढ़ी चाशनी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस चाशनी में शुभ्रा भस्म, टंकण भस्म हो गया, नींबू सत्व का योग, और 1 लीटर द्रव पदार्थ में 1 ग्राम मात्रा में किया जा सकता है। ठीक है, औषधि का क्या है, 1 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। ये सब यहाँ पे बता रखा है, एक बार रीडिंग मार लेना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, वर्तमान समय में औषधियों में निश्चित मात्रा में संरक्षक द्रव्य मिलाकर औषधियों को लंबे समय तक प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। ये औषधीय प्रयोग की बात कर रखी है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों से की उत्पत्ति की संभावना रहती है, इसलिए जो है उनको निर्माण के समय संरक्षित द्रव्यों को जो है मिश्रित कर देना चाहिए उनके साथ निर्माण के समय ही, ताकि क्या है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो। ठीक है, मॉडर्न में क्या क्या संरक्षण द्रव्य होते हैं, आप कभी भी है ना, कोई भी आप चीज लेते हो ना, जैसे कि घी वगैरह लेते हो या फिर कोई भी द्रव्य लेते हो, उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं। जैसे आपकी टूथपेस्ट ही है, तो उनमें आप चेक किया करो इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या क्या डाल रखा है। कुछ नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, मेथाइल पैराबेन, ये बहुत हार्मफुल भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही मिलता है द्रव्यों में, मिथाइल पैराबेन। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, प्रोपाइल पैराबेन। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, बेंजो एल्कोनियम क्लोराइड, ये सारे जो है इनके नाम नाम याद कर लेना, परसेंटेज याद हो नहीं हो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है मॉडर्न के प्रिजर्वेटिव्स हो गए। ठीक है, मॉडर्न के ये सब प्रिजर्वेटिव्स हो गए।
फिर उसके बाद आते हैं फिनिश्ड गुड्स स्टोर। इसमें क्या है, निर्मित औषधियों का भंडारण के लिए बेशजाकार बनाया जाता है। ठीक है, 20 बाई 20 फीट के 2-3 बड़े कक्षों, उसमें छत की ऊंचाई 15 फीट होनी चाहिए। वायु प्रकाश, ये सारी बातें अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि वायु प्रकाश के लिए रोशनदान व खिड़कियां बनी हुई हो। कक्ष में स्टेनलेस स्टील या लोहे की 10 फीट ऊंची रैकों का जो है लाइन से सटाकर बनानी चाहिए, कि वो रैक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्टील वगैरह इनकी। फिर कक्ष में जो है स्टील या गैल्वेनाइट लोहे को ढक्कनदार ड्रमों का जो है औषध का नाम लिखकर एक तरफ लाइन में रखना चाहिए, मतलब ड्रमों में रखना चाहिए उनको। ठीक है, निर्मित औषधियों का कांच की या प्लास्टिक की जो बोतलों में, ठीक है, जारों में या पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके जो है लेबल लगाकर रखना चाहिए। ठीक है, रैको या अलमारी में। फिर कांच या चीनी मिट्टी के पात्रों में रखना चाहिए रस औषधियों को, और धातु निर्मित पात्रों में रखने से क्योंकि वो विकृत हो सकते हैं, इसलिए रस औषधियों को जब भी आपको कलेक्ट करना हो तो कौन से पात्र काम में लें? कांच के पात्र काम में लें, क्योंकि कांच क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता पारद से, इसलिए जो है कांच के पात्रों का बता रखा है। अच्छा, कोई भी मेडिसिन आप बनाते हो, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है च्यवनप्राश बना के बेचने का। ठीक है, तो जैसे वो बना के बेचते हैं तो एक लेबल लगाते हैं। अब उस लेबल पे कौन कौन सी डिटेल मेंशन होती है, तो औषधि का नाम, जैसे च्यवनप्राश बना तो च्यवनप्राश का नाम लिखा होता है, जैसे जंडू च्यवनप्राश या डाबर च्यवनप्राश या फिर अतुल्य आयुर्वेद च्यवनप्राश, जो भी है आपको लेबल लगा होता है। ठीक है, फिर आता है उसके ग्रंथाधार, कौन से ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो है उस मेडिसिन या उस योग को बनाया गया है। जैसे आप श्री मोहता फार्मेसी की मेडिसिन कभी किसी ने ली हो तो उसमें लिख रखा होता है, या फिर डाबर वगैरह में भी लिख रखा होता है कई बार, कि हाँ भाई ये रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार बनाया गया है, ये भेषज रत्नावली के अनुसार बनाया गया है। तो वो बताया रखा था ग्रंथाधार। बैच नंबर, कौन से बैच में कौन से लॉट में वो निकला हुआ है। निर्मित तिथि, निर्मित तिथि मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट। वीर्यहीन होने की तिथि यानी एक्सपायरी डेट। मूल्य, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी। ठीक है, घटक द्रव्यों की सूची, तो घटक द्रव्य कौन कौन से उसमें काम में लिए हैं। प्रयोग की मात्रा, उसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये भी मेंशन्ड होता है। उपयोग, किन किन रोगों में उसका उपयोग किया जा सकता है ये मेंशन होता है। निर्माता का नाम पता, कि जैसे निर्माता श्री मोहता फार्मेसी, फिर डैश 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 बीकानेर रोड, बीकानेर राजस्थान, ये उसका पता लिख रखा है। तो इस तरह से जो है मेंशन्ड होती है चीजें। ठीक है, कांच की शीशी या जार आदि पर एयर टाइट, मतलब जिसमें आपके एयर अंदर बाहर पास नहीं हो सके, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बता रखा है। फिर उसके अलावा क्या है कि औषधियों को जब आप मार्केट में उतारो उससे पहले उनका प्रॉपर परीक्षण कर लेना चाहिए, जो जो आचार्यों ने परीक्षा बता रखी है। जैसे अवलय बना रहे हो तो अवलय सिद्धि के लक्षण पूरी तरह होने चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने उसकी एग्जामिनेशन ही नहीं किया और डायरेक्ट ही मार्केट में उतार दिया, तो वो भी गलत है। कोई रस औषधि भस्म है, आपने चेक ही नहीं की उसकी कि वो निरुक्त है या नहीं। ठीक है, वो वारितर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा वो जो है उसमें अलग से इस निर्धूम है या नहीं, जैसे हड़ताल के भस्म वो निर्धूम है या नहीं। तो इस तरह से जो है आपको सारी परीक्षाएं वगैरह परीक्षण कर लेने के बाद, सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद जो है उसको पब्लिक करना चाहिए, मार्केट में उतारना चाहिए। ठीक है, जीएमपी प्रावधान के अनुसार रसायनशाला में कच्ची औषधियों का भंडारण और निर्मित औषधियों का भंडारण दोनों पृथक पृथक होने चाहिए। ऐसा नहीं सब कुछ एक ही जगह इकट्ठा करके रख रखा हो, नहीं। रॉ मटेरियल अलग और प्रिपेयर्ड यानी फिनिश्ड मटेरियल अलग, अलग जैसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपना एक पॉइंट हो गया। अब सैवीर्यता अवधि वाला जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कल डिस्कस करेंगे जहां तक है। नहीं तो कल मैं आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। अभी मैंने लास्ट सैटरडे बोला था रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, लेकिन मैं कुछ काम में बिजी हो गया था तो वो कर नहीं पाया। कल देखेंगे, कल क्लास लेते हैं, यानी कि कल मैं कल और परसों 2 दिन मेरे के ट्रैवल का काम रहेगा। ठीक है, मैं बाहर रह सकता हूँ, तो शायद क्लास या तो लेट कर दूंगा कल की क्लास, देख लेंगे वो क्या होगा, या मॉर्निंग में जल्दी ले लूंगा, तो वो देख लेंगे अपन, है ना। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बस हम्म। बस एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। बस औषधि जो है वो अपन कोई भी कार्य करते हैं आयुर्वेद में, मैं हम्म। ये जैसे हाँ। हाँ। हम्म। दिशा निकलती है। सूरज का भी रहता है, सूर्यदेव को नमन करते हुए जो है सूर्योदय के समय अपन
औषधि इकट्ठी करते हैं, सारे नियम कायदे होते हैं ना, शुभ मानी जाती है। पहला रीजन तो यही है कि कोई भी मंगल कार्य शुभ दिशा में हो तो अच्छा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा वो उत्तर दिशा शुभ दिशाएं मानी जाती है। एक रीजन तो ये होता है, ठीक है। और जो जैसे पूर्वी हवा है, वो है ना, पूर्वी दिशा से जो हवा आती है उसको जो है अच्छी मानी जाती है, उत्तर पूर्वी दिशा की जो हवा है, उत्तर दिशा की, पूर्वी दिशा की, तो इसलिए भी वो एक रीजन हो सकता है। और सूर्य तो है ही अपना रीजन, ठीक है। तो ये मैं शुभ में सबसे मेन रीजन तो ये होता था, अपने कोई भी काम करते थे ना, पहले के जो लोग थे वो मुहूर्त वगैरह देखकर, दिशा देखकर ऐसे काम करते थे कि हाँ अपना काम पूरा शुभ ही हो, इसके लिए तो कुछ नियम कायदे बना रखे थे, तो वही आज तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अकाल कृत हम्म। ये मेरे को उसका रेफरेंस भेजना है ना, मैं वो बता दूंगा फिर, ठीक है। अच्छा, तो मैं है ना तुम्हें बता दूंगा ना तुम। और कोई डाउट? अच्छा, एक डाउट किसी का था, सार, निर्यास, गोंद और शीर में अंतर वाला, वो अभी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पा रही, जब डेफिनेशन मिलेगी ना मैं तभी बताऊंगा ना। अमरकोश वगैरह इधर में कुछ सर्च करना पड़ रहा है, तो वो मिलते ही मैं बताता हूँ, है ना, ठीक है। हाँ, और पढ़ाई थोड़ी सी अब स्टार्ट कर दो, मजे के टाइम हो गए, छुट्टियां वैसे आने वाली है, विंटर वैकेशन बहुत अच्छा टाइम है, 7 दिन है, दिन भर ऐसा तो है नहीं घर में, पूरे मजे ही करते हैं, थोड़ा टाइम तो बोर भी होते रहते हैं, उस बोरिंग टाइम में पढ़ाई को दे देना, ठीक है। बुक वगैरह लेके जाओ तो। हाँ, नहीं 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 नहीं, होएगी, आज बात कर लिया हमने, विंटर वेकेशन का नोटिस अभी एक आध दिन में निकाल देंगे। 25 से 31 बता रहे थे सर, बाकी वो बोल रहे थे कि तुम्हें क्लास लेने की इच्छा है तो बोल दो, नोटिस कैंसिल कर देंगे, तो वो तुम लोग देखो। चलो 1 मिनट में, क्लास है ना, बात कर दो, वैसे बात कर लेंगे, एंड करता हूँ क्लास।